नमस्कार सर। आज डी फर्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस से दो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट समझने हैं। पहला द फार्मेसी एक्ट 1948 और दूसरा द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सुना है ये फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत फाउंडेशनल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों कानून आप कह सकते हैं भारतीय फार्मेसी जगत की नींव हैं। आज हम इनके जो मेन पॉइंट्स हैं और हाँ, उन्हें याद रखने के कुछ आसान तरीके मतलब निमोनिक्स वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फार्मेसी एक्ट 1948 से ही शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। सर, ये एक्ट क्यों लाया गया था? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए 1948 में मतलब आज़ादी के तुरंत बाद ज़रूरत महसूस हुई कि फार्मेसी के पेशे को ठीक से रेगुलेट किया जाए। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो फार्मेसी की जो पढ़ाई है उसको पूरे देश में स्टैंडर्डाइज करना, एक जैसा बनाना। अच्छा, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करना। हाँ बिल्कुल। दूसरा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स मतलब एसपीसीज, इनको बनाना। तीसरा, फार्मेसी के पेशे को नियंत्रित करना, मतलब ये पक्का करना कि भाई सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही प्रैक्टिस कर पाए। चौथा, जितने भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उनका एक रजिस्टर बनाना, उसको मेंटेन करना। और सबसे जरूरी, जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब कोई भी अनक्वालिफाइड आदमी दवाएं न बना सके, न बेच सके। ओ, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सर। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, है ना। इसके लिए एक बढ़िया मेमोनिक है, स्कोप। एस से स्टैंडर्डाइज फार्मेसी एजुकेशन, सी से क्रिएट फार्मेसी काउंसिल्स, पीसीआई एंड एसपीसी। ठीक है। ओ से ऑर्गेनाइज फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। पी से प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, और ई से एंश्योर ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिस। स्कोप। स्कोप, अरे वाह, ये तो बढ़िया है सर, याद रहेगा। अच्छा सर, अब अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। ये पीसीआई कैसे बनती है और इसके काम क्या क्या हैं? देखिए पीसीआई जैसा मैंने बताया सेंट्रल बॉडी है। इसमें 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहले होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब वो लोग जो अपने पद की वजह से सदस्य बनते हैं, जैसे डीजीएचएस, डीसीजीआई वगैरह। जी। दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इनमें यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं, हर राज्य से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चुना जाता है, यूजीसी से भी होते हैं। अच्छा, इलेक्टेड भी होते हैं? हाँ। और तीसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। इनको केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। इसमें एआईसीटीई और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। अब बात करें इसके कामों की, फंक्शंस की, तो पीसीआई का मेन काम है फार्मेसी की पढ़ाई के नियम बनाना। इनको हम एजुकेशन रेगुलेशंस कहते हैं। फिर जो फार्मेसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मान्यता देना, अप्रूवल देना, और उनका इंस्पेक्शन करना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। देश भर के फार्मासिस्ट का एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना भी इनका काम है। जी। अगर कोई इंस्टीट्यूट नियम फॉलो नहीं करता तो उसकी मान्यता रद्द भी कर सकते हैं, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। और हाँ, अगर कोई विदेश से फार्मेसी की डिग्री लेकर आता है तो उसकी क्वालिफिकेशन को मान्यता देना है या नहीं, ये भी पीसीआई डिसाइड करती है। इसके लिए मेनोमिनिक है MAPAD। M मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर, A अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, P प्रिस्क्राइब एजुकेशन रेगुलेशंस, MAP। A ऑथराइज विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, I inspect colleges, D decide on foreign qualifications। MAPAD। MAPAD, ठीक है सर, ये भी अच्छा है। पीसीआई के फंक्शंस याद रहेंगे इससे। अब अगला है सब प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। किसी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब एसपीसी करती है। जब ये एक्ट शुरू हुआ था तब एक फर्स्ट रजिस्टर बना था, वो टेम्पररी था। फिर सब्सीक्वेंट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट था, पर अब जो मेन है वो है रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए, पीसीआई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से डी फार्म या बी फार्म की डिग्री हो, और कम से कम 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी की हो। 500 घंटे की ट्रेनिंग, ठीक है। जी। और हाँ, सेक्शन 36 है जिसके तहत अगर कोई फार्मासिस्ट गलत जानकारी देता है रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसका नाम रजिस्टर से हटाया भी जा सकता है। ये फेजेस याद रखने के लिए आप FSR सोच सकते हैं, फर्स्ट सब्सिक्वेंट रेगुलर। FSR, ठीक है सर, ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट समझ आ गया।
अब सर दूसरे एक्ट पर चलें, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसमें पहला सवाल है, डिफाइन शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स, व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर देयर सेल? हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं 1940 वाले एक्ट पर। ये एक्ट दवाओं की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शेड्यूल एच ड्रग्स, ये वो दवाएं हैं जिन्हें बेचने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर का पर्चा प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है। अच्छा, बिना पर्चे के नहीं बेच सकते, जैसे एंटीबायोटिक्स? हाँ, बिल्कुल। जैसे एंटीबायोटिक्स और भी कई दवाएं हैं, इनके लेबल पर RX लिखा होता है लाल रंग में, और एक वार्निंग भी लिखी होती है, शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग। ठीक है, और शेड्यूल एक्स ये क्या है? शेड्यूल एक्स ड्रग्स ये और भी ज्यादा कंट्रोल वाली दवाएं हैं। इनका मिसयूज या आप कह सकते हैं अब्यूज होने का खतरा ज्यादा होता है। जैसे कुछ नार्कोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मान लीजिए एम्फेटामिन्स, ओह, इनको बेचने के लिए फार्मेसी को एक अलग से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। अलग लाइसेंस? हाँ, और जब डॉक्टर पर्चा लिखता है तो उसकी 2 कॉपी देनी होती हैं। एक कॉपी फार्मासिस्ट अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है 2 साल तक संभाल के, दूसरी कॉपी पर स्टैंप लगाकर मरीज को वापस देता है। इनका हिसाब किताब मतलब रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होता है, और दुकान में इन्हें ताले में रखना जरूरी है, अंडर लॉक एंड की। बाप रे, काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है शेड्यूल एक्स के लिए तो। जी हाँ, इनके लेबल पर XRX लिखा होता है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, आप ऐसे सोच सकते हैं, हाई एक्स अलर्ट। H मतलब प्रिस्क्रिप्शन वाली, और X मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाली, है ना? मतलब H के लिए RX लाल में, X के लिए XRX, और X में एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, डबल कॉपी, ताला चाबी, अलग रजिस्टर। हाई एक्स अलर्ट, सही है सर। अच्छा, अब अगला सवाल, What are the conditions for the grant of a manufacturing license under the Act? मतलब दवा बनाने का लाइसेंस लेने के लिए क्या शर्तें हैं? दवा बनाने का लाइसेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इसके लिए रूल 71 में काफी कंडीशंस बताई गई हैं। सबसे पहले तो प्रेमिसेस, मतलब जहां दवा बननी है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, हवादार हो और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के हिसाब से बनी हो। GMP कंप्लायंट होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होना जरूरी है, जैसे B.Pharm डिग्री वाला व्यक्ति जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो। दवा बनाने और टेस्टिंग के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट और फैसिलिटीज होनी चाहिए। मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, सब कुछ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स BMR, मतलब हर बैच का पूरा रिकॉर्ड। और दवाओं की लेबलिंग और पैकेजिंग भी रूल्स के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक है, पैटल्स। प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, टेक्निकल स्टाफ, एनालिसिस यूनिट यानी टेस्टिंग फैसिलिटी, लेबलिंग और सैंपल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, पैटल्स। पेटल्स, हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग की सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है। बढ़िया है सर। और सर, आज का आखिरी सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट्स। इनका क्या काम होता है? हाँ, ये दोनों अधिकारी इस एक्ट को एनफोर्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर सेक्शन 21 और 22 में इनके बारे में बताया गया है। इनको सरकार अपॉइंट करती है। इनका मेन काम है उन जगहों का इंस्पेक्शन करना जहां दवाएं बनती हैं या बिकती हैं, देखना कि सब नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, मतलब रेड वगैरह मारते हैं? हाँ, एक तरह से इंस्पेक्शन रेडी कह सकते हैं। वो दवाओं के सैंपल भी लेते हैं क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। अगर उन्हें कोई नकली, स्पूरियस या मिलावटी, अडल्ट्रेटेड दवा मिलती है तो उसे सीज कर सकते हैं, मतलब जब्त कर सकते हैं। और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई यानी प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप निमोनिक सोच सकते हैं, ड्रग्स, डिटेक्ट वायलेशंस, रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, अनकवर इलीगल एक्टिविटीज, गिव स्टॉप सेल ऑर्डर्स, सीज, प्रोसिक्यूट। ड्रग्स, अच्छा है। और गवर्नमेंट एनालिस्ट? गवर्नमेंट एनालिस्ट सेक्शन 20, ये वो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा भेजे गए सैंपल्स को अपनी लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। वो एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाते हैं कि दवा स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, स्पेसिफिकेशंस को मीट करती है या नहीं। अच्छा, तो ये लैब में टेस्टिंग करते हैं? जी, और इनकी जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में एक लीगल एविडेंस, मतलब सबूत मानी जाती है। इसके लिए निमोनिक सोच सकते हैं, टेस्ट सैंपल्स, इवैल्यूएट रिजल्ट्स, सबमिट रिपोर्ट, टेस्टिमोनी इन कोर्ट, मतलब जरूरत पड़ने पर कोर्ट में गवाही देना। टेस्ट, समझ गई सर। तो ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड में जांच करता है और सैंपल लेता है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट उस सैंपल को लैब में टेस्ट करके रिपोर्ट देता है। बिल्कुल सही।
एकदम सही समझा आपने। तो संक्षेप में कहें तो फार्मेसी एक्ट 1948 फार्मासिस्ट के प्रोफेशन और उसकी एजुकेशन को देखता है, जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को रेगुलेट करता है। ये दोनों कानून मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में लोगों को अच्छी, सुरक्षित और इफेक्टिव दवाएं मिले और पूरी दवा प्रणाली पर जनता का भरोसा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज ये दोनों एक्ट्स और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। मेमोनिक्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और हाँ, दर्शकों को बता दूं कि इस तरह की पूरी जानकारी के लिए फॉलो फॉर फुल सीरीज ऑन A to G ट्रिक्स यूट्यूब चैनल।